घबराया हुआ कह सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है सीधू ने सट में। और आज जो बात करना है वो सरकार के फ्रस्ट्रेशन की बात करना है। संसद में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, इस पर मेरे ख्याल से वो समझदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बरतना चाहिए। मगर कॉल एंड शब्दर के जो नियमावली है उसके अनुसार यदि सदन की कार्यवाही चलती है तो ठीक है, मगर यहां तो पर्सनल स्कोर सेटल करने की ही बात है। जनता की बात या तो मुद्दों की बात ये शायद ही होती है, और जब मुद्दों की बात होती है तो चुभन होती है। और चुभन में से कल अमित शाह ने जिस प्रकार से राहुल गांधी के सवालों पर जिस प्रकार से आक्रोशपूर्ण भाषा में, फ्रस्ट्रेशन में जो कहा, मैं तय करूंगा, जिस प्रकार से एक सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए बजाय उसके जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री भी, विषय कोई भी हो, उनका टारगेट तो केवल कांग्रेस और राहुल गांधी और नेहरू ही होते हैं। ये क्यों अजय जी ऐसा है? इनको क्यों कौन पाठ पढ़ाएगा? या संसद की गरिमा का लोप हो रहा है? वो अभी आगे चलकर विपक्ष वाले भी वही भाषा में बात करेंगे, क्योंकि भाषा का स्तर जो है, संसदीय प्रणाली जो है, जो हमारे यानी जो संविधान सभा के जो महानुभाव थे उन्होंने जो स्थापित करी है, उससे हटकर ये तो गली की भाषा बोलने लगे हैं। तो इसको क्या कहेंगे अजय जी? नमस्कार हरि भाई, आपको और सभी प्यारे दर्शकों को। सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि भारत के लिए शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास में ऐसा गृह मंत्री है जो न शब्दों की मर्यादा को समझता है, न संसदीय मर्यादा को समझता है, न संसदीय आचार व्यवहार संस्कार को समझता है। मुझे लगता है यह दोष जो है सिर्फ उन्हीं में नहीं है, यह दोष नरेंद्र मोदी में भी है। और नरेंद्र मोदी से ही शायद उन्होंने यह सीखा है। मैं इसलिए कहूंगा, नरेंद्र मोदी कह रहा हूं कि आपको याद होगा सदन के अंदर ये नरेंद्र मोदी कर रहे थे नाटकीय ढंग से। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, एक अकेला सब पर भारी, जैसे संसद है ही नहीं। ये संसद की बजाय कोई अखाड़ा हो। तो अब आप सोचिए कि जब यह स्तर हो जाए एक प्रधानमंत्री का, तो जान लीजिए इसका मतलब प्रधानमंत्री बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। और वही स्थिति कल देखने को मिली लोकसभा में, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे और राहुल गांधी ने जब सवाल उठाया, राहुल गांधी ने यह भी कह दिया, मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन पे डिबेट कर लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, यदि दम है तो कर लीजिए। तो वो तो दम नहीं था, तो बौखला गए, क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब नहीं देना है, मनमानी ढंग से देना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, मैं तय करूंगा, मुझे क्या, मैं 30 साल से, आप 30 साल से विधानसभा और इसमें आए हैं, राहुल गांधी 25 साल से हैं लोकसभा में। हाँ, तो राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी संसद में 25 साल से। तो आप ये किसको बता रहे हैं? उस परिवार को जो परिवार आज से नहीं, देश की आजादी के पहले से संसद और संसदीय कार्यवाही और संसदीय परंपरा को जानता है, जिसने इस देश की संसदीय परंपराओं को स्थापित किया है। ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि हम किसी प्रधानमंत्री या हम किसी गृह मंत्री से बात नहीं कर रहे, हम एक मवाली से बात कर रहे हैं, एक गुंडे से बात कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूं? शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए।
नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, संसद में ही किसी को सूर्पणखा कह दिया था, महिला को, किसी को कुछ और कह दिया था। और इसी तरीके से कल अमित शाह संसद के भीतर साला शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, और साला ही नहीं, इसके अलावा भी तमाम शब्द इस्तेमाल किए। श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश की तो केसी वेणुगोपाल ने खड़े होकर कानून बताया कि इस कानून के तहत इस तरह की जो झूठ फैला रहे हैं, तो ओम बिरला ने अपनी औकात दिखा दी कि वो सिर्फ नौकर हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, वो बीजेपी से के एजेंट से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो अब आप समझ लीजिए कि जब यह स्थिति हो तो यह सरकार का, इस देश के प्रधानमंत्री का, इस देश के गृह मंत्री का, सबका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। और यह दिखाता है कि वो कितने संकुचित और कितने जो है इस तरह की उससे ग्रसित है कि वो किसी चीज का जवाब नहीं दे सकते। और जब जवाब नहीं दे सकते तो वो घबराई हुई बातें करते हैं, और वही घबराई हुई बातें हम देख रहे थे। तो राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा भी कि रक्षा मंत्री जिस तरह से जवाब दे रहे हैं वो अपने आप में जो है उनके घबराहट को दर्शाता है। उनका रेस्पॉन्स जो है, प्रतिक्रिया जो है, वो सही और सच्ची प्रतिक्रिया नहीं है, वो डरावनी प्रतिक्रिया है। और इससे लगता है कि उनकी हालत बिगड़ी हुई है। तो ये यूं ही नहीं कहा, इस कारण से कहा। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां पैदा होंगी। जी मुझे इनके जो पुरोगामी हैं, मोदी जी के पुरोगामी, यानी राजपुरुष जिनको हम कहें, वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित नेहरू के बारे में जो श्रद्धांजलि दी थी राज्यसभा में, हमारे दर्शक जानते हैं कि हमने वो श्रद्धांजलि का पठन भी किया था कुछ एपिसोड में। मगर आज मैं उसका जिक्र करता हूं क्योंकि ये अपने पुरोगामी का भी, उसकी भी इज्जत नहीं करते हैं। पंडित वाजपेयी ने कहा था पंडित नेहरू को अंजलि अर्पित करते हुए कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा कि वे असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की एक झलक दिखाई देती है। वह शांति के पुजारी थे किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। उन्होंने पूरा जो उनको श्रद्धांजलि जो दी थी राज्यसभा में, वो इन लोगों को पढ़ना चाहिए और कैसे विपक्ष की गरिमा, वो उसको भी मेंटेन करना चाहिए और स्वयं की गरिमा को मेंटेन करना चाहिए। 27 मई 1964 को जस्टिस एमसी चावला ने जो प्रस्ताव रखा था राज्यसभा में, उसी पर, यानी 27 मई को नेहरू का निधन हुआ और 29 मई को 64 को राज्यसभा में जो प्रस्ताव रखा था एमसी चावला ने, वो अंजलि उन्होंने अर्पित की थी पंडित वाजपेयी ने। उसके शब्द ये लोग शायद भूल गए हैं और इसलिए मवालियों की भाषा बोलने लगे हैं। तो ऐसे कब तक चलेगा? देखिए हरि भाई, जब पंडित नेहरू, जिनको ये लोग लांछित करते हैं, हर बात पे आरोपित करते हैं, आपने जो जिक्र किया, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी का ही वो जिक्र करूंगा। 29 मई 1964 को उन्होंने संसद में जो कहा था श्रद्धांजलि देते हुए, वो शब्द है, आज एक सपना खत्म हो गया, एक गीत खामोश हो गया, एक लौ हमेशा के लिए बुझ गई। यह एक ऐसा सपना था जिसने भुखमरी, भय, डर नहीं था।
यह गीत था जिसमें गीता की गूंज थी तो गुलाब की महक थी। यह चिराग की ऐसी लौ थी जो पूरी रात जलती थी। हर अंधेरे का इसने सामना किया, इसने हमें रास्ता दिखाया और एक सुबह निर्वाण की प्राप्ति कर ली। मृत्यु निश्चित है, शरीर नाश्वर है, वह सुनहरा शरीर जिसे कल हमने चिता के हवाले किया, उसे तो खत्म होना ही था, लेकिन क्या मौत को भी इतने धीरे आना था कि जब दोस्त सो रहे थे, गार्ड भी झपकी ले रहे थे, हमसे हमारे जीवन के अमूल्य तोहफे को लूट लिया गया। आज सोचिए, आज भारत माता दुखी है, उन्होंने अपने सबसे कीमती सुपूत को खो दिया। मानवता आज दुखी है, उसने अपना सेवक खो दिया। शांति बेचैन है, उसने अपना संरक्षक खो दिया। आम आदमी ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। पर्दा नीचे गिर गया। दुनिया जिस चलचित्र को ध्यान से देख रही थी, उसके मुख्य किरदार ने अपना अंतिम दृश्य पूरा किया और सर झुकाकर विदा हो गया। तो अब आप सोचिए, इस तरह से जो लिख रहा हो, आप कल्पना करिए, उन्होंने राम से तुलना की, उन्होंने गीता के उन अध्याय का जिक्र किया कि कैसे गीता की तरीके से उन्होंने वो किया। तो मैं ये समझता हूं कि जब वो कहते हैं भारत माता ने अपना राजकुमार खो दिया, आप सोचिए, भारत माता का सबसे चहेता राजकुमार, और जब वह खो गया हो तो निश्चित रूप से अपने आप में चिंता है। उन्होंने शब्द लिखा था, महर्षि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के बारे में कहा है कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। पंडित जी के जीवन में हमें महान कवि के इस कथन की झलक मिलती है। यानी राम को वो बराबर खड़ा कर दिया, और जिस तरह से उन्होंने खड़ा किया है अपने आप में, उन्होंने ये भी एक चीज कही जो सबसे बड़ी है, जो आज नरेंद्र मोदी नहीं मानते। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और साथ ही आर्थिक समानता लाने के लिए भी प्रतिबद्ध थे। वे किसी से भी समझौता करने से नहीं डरते थे, लेकिन डर के मारे कभी समझौता नहीं करते थे, जैसे नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में कर लिया। तो पाकिस्तान और चीन के प्रति उनकी नीति इस अनूठे मिश्रण का प्रतीक थी, जिसमें उदारता के साथ दृढ़ता भी थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी इस उदारता को कमजोरी समझ लिया गया, जबकि कुछ लोगों ने उनकी दृढ़ता को हठ धर्मिता के रूप में देखा। मुझे याद है, जब मैंने उन्हें चीनी आक्रमण के दिनों में बहुत गुस्से में देखा था, जब हमारे पश्चिमी मित्र कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ समझौता करने के लिए हम पर दबाव डाल रहे थे, जब उन्हें बताया गया कि कश्मीर समस्या पर समझौता न होने पर हमें 2 मोर्चों पर लड़ना होगा, तो वो भड़क उठे और कहा जरूरत पड़ी तो हम दोनों मोर्चों पर लड़ेंगे। वो किसी दबाव से बातचीत करने के खिलाफ थे। ये स्थिति है। उन्होंने लिखा, स्वतंत्रता के सेनापति और संरक्षक थे, वह आज खतरे में है। हमें इसे पूरी शक्ति से बचाना होगा। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वो प्रवर्तक थे, वह भी आज खतरे में है। हमें उसे हर हाल में संरक्षित करना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, शब्द समझ लीजिए, वो कह रहे हैं उन्होंने स्थापना की। हालांकि जो लोग आज वाजपेयी उनके आलोचक थे, फिर भी ये कह रहे हैं, वही तो स्थापना की, जिसे उन्होंने सफल बनाया, उसका भविष्य भी अनिश्चित है। हमें अपनी एकता, अनुशासन, आत्मविश्वास के बल पर इस लोकतंत्र को सफल बनाना होगा। नेता चले गए, अनुयायी रह गए, सूरज डूब चुका है, अब हमें तारों की रोशनी में ही रास्ता खोजना होगा। यानी वो सूरज थे और उसके बाद अब कोई सूरज नहीं बचा है, तारों की टिमटिमाती रोशनी में ही देखना होगा।
यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण समय है। यदि हम सब एक ऐसे शक्तिशाली और समृद्ध भारत के महान आदर्श के प्रति स्वयं को समर्पित कर दें तो विश्व शांति में सदा के लिए सम्मानजनक योगदान दे सकें, तो यह वास्तव में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब आप सोचिए, जो यह शख्स लिख रहा हो और दूसरी तरफ उन्हीं के संगठन का व्यक्ति किस तरह से उन्हें लांछित कर रहा है, जिसने देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया। आप इस सारी बात को सुन करके आप एक चीज सोचिए, कितने तारे उन्होंने कहा था, अब तो तारे भी खत्म हो गए, अब तो घुप अंधेरा है। इसी अंधेरे के बीच में एक हमारे पास एक लौ जो है टिमटिमा रही है, और वह राहुल गांधी है। उनके सिवाय हमारे पास कोई नहीं है। इसीलिए वो उस लौ को मिटाना चाहते हैं, वो उस कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, तमाम सारे पुरोधाओं ने मिलकर के मजबूती से खड़ा किया था। आज उस कांग्रेस ही अकेली बची है जो टिमटिमा रही है, लड़ रही है, बाकी सब बिके हुए हैं, डरे हुए हैं, कुछ और है। और यदि यह लौ मिट गई तो घुप अंधेरा के सिवा कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र, संविधान खत्म है जी। यानी मोदी के लिए तो मेरे ख्याल से ही इज ऑब्सेस विथ कांग्रेस, ही इज ऑब्सेस विथ राहुल गांधी, ही इज ऑब्सेस विथ नेहरू फैमिली। मुझे तो अजीब लगता है कि लोकतंत्र में किस प्रकार की भाषा का शब्द प्रयोग हो रहा है। और जैसे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, वो अभी सत्ता में है और उसका मजबूत वहां जनाधार है। कांग्रेस वहां ज्यादा मजबूत नहीं है, फिर भी मोदी जब बात करते हैं तो कांग्रेस की बात करते हैं। और मोदी वहां बाबरी मस्जिद बना रहे हैं क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का उम्मीदवार जो था हुमायूं कबीर, वो टीएमसी का एमएलए बना और टीएमसी से बर्खास्त किया गया। वो अभी बाबरी बना रहा है वहां पर, और दूसरे लोग राम मंदिर बना रहे हैं। यानी वहां पर विभाजनकारी उनकी नीति बंगाल में, क्योंकि वहां चुनाव है। और संसद में जो भाषण किए जा रहे हैं वो भी जनता को एड्रेस करने के लिए कि ये चुनावी भाषण है। संसद का इस्तेमाल इस प्रकार से हो रहा है, मेरे ख्याल से देश के निर्माण के लिए नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल 100% सही है। आप देखिए, मैं आपसे एक चीज कहता हूं, तमाम राज्यों में देखिएगा, कहीं टीएमसी, क्या देश के लिए लड़ रही है टीएमसी? कहीं आप बता दीजिए देश के लिए लड़ते हुए दिखाई दी हो आपको? नहीं, अपनी कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही। तेजस्वी यादव भले कांग्रेस के साथ, लेकिन अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए, चंद्रबाबू नायडू अपनी कुर्सी के लिए, इधर अखिलेश यादव अपनी कुर्सी के लिए। देश के लिए कौन लड़ रहा है? मुझे एक नाम बताइए। तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति दिखता है, उसका नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी के सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो देश के लिए लड़ा, देश की बात कर रहा हो, देश के लोगों की बात कर रहा हो, जो गुजरात की बात, मणिपुर की भी बात करता हो, जो तमिलनाडु की भी बात करता हो, जो जम्मू कश्मीर की भी बात करता हो, जो हिमाचल की भी बात करता हो, दिल्ली की भी बात करता हो, उत्तर प्रदेश की भी बात करता हो, जो देश के हर राज्य, हर कोने, हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म की बात करता हो। इसीलिए ये राहुल गांधी पे हमला करते हैं, इसीलिए बार बार करते हैं, इसीलिए कांग्रेस पर करते हैं, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी ही हैं
जो देश के लिए लड़ते हैं, बाकी सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं। तो यह अंतर है, इसलिए यह समस्या है, इसलिए वो दुश्मन उन्हें नजर आते हैं। जी। मगर तो फिर संसद का यानी राज्यसभा और लोकसभा, जहां पर ये जिस प्रकार से इनके जो भाषण है वो या तो उनको भाषण करने नहीं दिया जाता है, जनता के सवाल उठाने नहीं दिया जाता है, या तो फिर वो वहां से हटाए जाते हैं उनके वाक्य या शब्द। हालांकि वो कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स नहीं यूज करते हैं। साला शब्द किसी ने यूज किया संसद में, और किसने किया वो सब जान गए हैं। और मान लीजिए कि झूठ परोसा जा रहा है तो उसको असंसदीय शब्द, झूठ असंसदीय शब्द है। साला असंसदीय शब्द है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, शायद लोकसभा स्पीकर को लगता होगा कि साला संसदीय शब्द है। नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ने कहीं आपत्ति नहीं की इस पर। यह तो विपक्ष से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आवाज आई, उसके बाद में खुद लोकसभा अध्यक्ष नहीं कहता है, उसके बाद में खुद जो है कह देते हैं अमित शाह कि अच्छा इसको वो खत्म कर दीजिएगा, और उसके बावजूद वो हटा नहीं। आपको मैं वो दिखाऊं, वो जो ऑर्डर है उसका ये है, मैंने इसको ट्वीट किया है, ये आप देखिए जो लिखा है। इस साला शब्द पे क्या लिखा हुआ है? नॉट रिकॉर्डेड, डिलीट नहीं किया गया है, नॉट रिकॉर्डेड कह दिया गया है, यानी वरना तो हटाया जाता है, यानी एक्सपंज नहीं किया गया है, नॉट रिकॉर्डेड। यानी सब लोगों ने सुना, देश भर की जनता ने सुना, दुनिया भर की जनता ने सुना। आप देखिए, शब्द सुनिए कि साला अब चुनाव आयोग कहता है कि कुछ नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग के लिए कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? इस पर व्यवधान शब्द आता है, जो व्यवधान पैदा हुआ। जब व्यवधान पैदा, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी महोदय, यह असंसदीय शब्द है, तो श्री गौरव गोगोई क्या आप बाजार में बात कर रहे हैं? तब अमित शाह ने कहा, मान्यवर अगर मैंने कोई गलत शब्द बोला है तो आप उसको संसदीय कार्रवाई से निकाल दीजिए। व्यवधान, मान्यवर कहा हो तो 30 साल का संसदीय अनुभव रखने वाला आदमी कहता है, हाँ वो कह रहा है ये, फिर वो मान्यवर मैंने सोचा कि जब कोई गलती नहीं है तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि जब इनके जमाने में चुनाव होते थे तो बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकारें बनती थी, तो अब आप समझिए ये स्थिति, ऐसी स्थिति में अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है और क्या है। मैं इसको लेके एक बताऊंगा कि ग्रोक से एक सवाल पूछा गया कि संसद की कार्रवाई में कौन भारी पड़ा, यह सवाल पूछा गया, ये दिखा रहा हूं है। तो उसने कहा, नंबर 1, तथ्य और इतिहास पर पकड़। बीजेपी ने भावुक अपील की, लेकिन कांग्रेस ने ठोस दस्तावेज जैसे नेहरू का पत्र, संविधान सभा की बहस से जवाब दिया। आरएसएस के वंदे मातरम न गाने और अंग्रेजों से सहयोग के तथ्य उछालने से बीजेपी डिफेंसिव हो गई। फिर उसने दूसरा पॉइंट दिया, सोशल मीडिया और पब्लिक सेंटीमेंट। एक्स ट्विटर हैंडल विपक्ष के भाषण प्रियंका गांधी, खड़गे, संजय सिंह ज्यादा वायरल हुए। संसद टीवी व्यूज में भी प्रियंका टॉप पर नहीं। बीजेपी के दांव को उल्टा पड़ना बताया जा रहा है। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट उसने कहा है, राजनीतिक नुकसान। बीजेपी को उम्मीद थी कि कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का ठप्पा लगेगा, लेकिन विपक्ष ने इसे इतिहास विकृति
बता उलट दिया। राहुल की चुप्पी ने थोड़ा नुकसान किया, लेकिन प्रियंका खड़गे के हमलों ने बैलेंस कर दिया। अब आप देखिए, ये ग्रोक कह रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की यह स्ट्रेटजी थी। राहुल गांधी हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं होते जितना इंग्लिश में होते, और राहुल गांधी चाहते थे वंदे मातरम पे हिंदी में एक बेहतरीन वो और भावुक तरीके से प्रस्तुत किया जाए। राहुल गांधी यदि वही बोलते जो प्रियंका बोली है, तो इतना व्यवधान होता कि शायद दूसरे संकट होते। इसलिए राहुल गांधी ने प्रियंका को तय किया। नहीं, वो और स्ट्रेटेजी का जब एक इंग्लिश में बोलने को आया तो राहुल गांधी ने बोला। अच्छा, इसमें एक और सवाल उठता है। चेन्नई में हमें जो संकेत मिले, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर आरएसएस के चीफ को सवाल किया गया कि मोदी का अनुगामी कौन। अब वो सभा जो थी वो तो आरएसएस वालों की ही थी, यानी ये सवाल भी आरएसएस का स्पॉन्सर्ड सवाल होगा। और दूसरा, उनका दुखी होना स्वाभाविक था, क्योंकि आरएसएस का रोल स्वतंत्रता संग्राम में कुछ भी नहीं था। ये बात अब तो संसद की कार्यवाही में आ गई। मोदी ने तो ये उनका नुकसान कर दिया शताब्दी वर्ष में, ये तो कह सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि संसदीय मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत था, और सत्ता पक्ष जिस तरह से व्यवहार कर रहा था वह शर्मनाक स्थिति में था। और हमें सत्ता पक्ष के कारण आज दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ेगा कि भारत के लोकतंत्र में, भारत के उसमें जिस तरह से व्यवहार हो रहा है वह अपने आप में दुखद स्थिति है। अंतिम एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा। आपको मालूम होगा कि जब जब बंगाल में चुनाव होते हैं, या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फैमिली को मोदी मिलते हैं, या तो फैमिली के लोगों को भाजपा में शरीक करते हैं। आपको मालूम होगा कि चंद्र बोस को उन्होंने उपाध्यक्ष बना दिया था भारतीय जनता पार्टी का, यानी उसी फैमिली से। और फिर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया भारतीय जनता पार्टी में से। तो इनको लगा कि अब क्या करें, तो इन्होंने पकड़ा सजल चट्टोपाध्याय को, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, उसको भाजपा में शरीक किया है अभी। अब उसका लाभ होगा या नुकसान होगा, क्योंकि वहां पर तो वंदे मातरम का जो वर्षन है वो तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने वो करके दिया था या सुझाया था। तो रविंद्रनाथ का भी अपमान हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान किया, नेहरू का भी अपमान किया, और ये लोग चले हैं अभी सजल चट्टोपाध्याय को लेकर कि उनकी फैमिली का मान सम्मान नहीं हुआ, ये बताने के लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक बात बताइए, क्या सम्मान दिया जाता है? उन्हें कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में वो सम्मानित ढंग से ही शामिल होते रहे जब तक रहे, और उसके बाद में, उनके जाने के बाद में उनका परिवार भी उससे जितना जुड़ाव महसूस करता रहा। अब आप इसमें बताइए, क्या उन्हें सम्मान दे दिया जाए? मैं यही बात कहता हूं, ये हर बात में ये कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके थे? कांग्रेस के थे। उनकी बेटी मणि बेन को किसने सांसद बनाया था? कांग्रेस ने ही बनाया था। नेहरू ने बनाया। मैं वही कह रहा हूं, नेहरू जी की वो थी। और आप देखिए, सुभाष चंद्र बोस की जो बेटी थी, उन बेटी को किसने जिंदगी भर, जब तक वो जीवित रहे पंडित नेहरू, उनको एक आर्थिक मदद भी भेजते रहे। और जो क्या कहते हैं, उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी के बारे में गंदे शब्द सुभाष चंद्र बोस की किसने बोला था? इन्होंने बोला था, भाजपाइयों ने। अच्छा, अब दूसरी चीज आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस
कि बड़े भाई किस पार्टी में थे? कांग्रेस में थे। उनका पूरा परिवार कांग्रेस में रहा। शरद चंद्र बोस जी। अब कालांतर में पीढ़ी के पीढ़ी हर जगह इसी तरह की स्थितियां हुई हैं। तमाम लोग लालच में फंस रहे हैं, तमाम चीजों में फंस रहे हैं। मोरारजी तो देसाई के लालची, फैमिली के से भी तो उन्होंने भाजपा में शरीक कर दिया। वही यानी तो मैं कह रहा हूं। ढूंढते हैं। मूल व्यक्ति, सबसे बड़ी बात है, मूल व्यक्ति जिसने सेक्रीफाइस किया वो कहां रहा? वो तो कांग्रेस में ही रहा ना। जी। वो तो नेहरू गांधी के ही साथ रहा ना। तो जब उन्हीं के साथ रहा तो बाकी इन फ्रॉड से क्या हो जाएगा? चाहे जहां ले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे लगता है इनके ये सब करने से कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी। अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और व्यापक भूमिका पर चर्चा हुई। संसदीय गरिमा का कैसे लोप हो रहा है उसके बारे में, और किस प्रकार से भाजपाई लोग असंसदीय शब्दों का प्रयोग संसद में कर रहे हैं और उसको निरस्त भी नहीं किया जा रहा है। इसके लिए ये बहस जो हुई, आपने बहुत अच्छे ढंग से वो प्रस्तुति की, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। हम दर्शकों को ये अनुरोध जरूर करेंगे कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो सबसे ज्यादा उसको प्रसारित करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट अवश्य लिखें। देश में और विदेश में हमारे चैनल डॉक्टर हरि देसाई सत्यम एवं तथ्यम को सब्सक्राइब करने के लिए मित्रों को अवश्य बताएं, ताकि सत्य और तथ्य क्या है वो हम उजागर कर सकें, हम उजागर करके उन तक पहुंचा सके, और उनको भी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी परोसती है वो बातें कितनी गलत है वो मालूम पड़े। नमस्कार।